हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स को। दोस्तों, आपका जो अभी पेपर होना बाकी है उसके लिए हम प्रैक्टिस की कुछ वीडियो डाल रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपका काम है वो वीडियोज देखना और अपनी तैयारी को और बेहतर करना। प्लीज दोस्तों, इन वीडियो को अपने अलग अलग साथियों के साथ जो कि आपके डीएलएड परिवार से संबंधित है उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वीडियो को आप थंबनेल पे देख चुके हैं वैसे तो, मैं फिर भी बता देता हूं आपका। ये आज का जो टॉपिक हमारा है वह है द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात समीकरण को हल यानी कि द्विघात समीकरण का हल, ये टॉपिक आज का हमारा यहाँ पे रहने वाला है कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों, आपसे बस केवल इतना कहना है कि जैसा कि पहले ही बोल दिया है कि इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दें और लास्ट तक पूरा देखें और एक एक चीज को अच्छे से समझें, क्योंकि तैयारी जितनी अच्छी होगी पेपर उतना ही अच्छा आपका जाएगा। जिन लोगों का पहले वाला पेपर खराब हुआ है तो उनके लिए तो ये एक और नया ऑप्शन है कि आप अच्छी तैयारी करके अच्छा पेपर दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक अच्छा बेहतर मौका मिला है तो आप तैयारी करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिएगा दोस्तों, द्विघात समीकरण को हल करने की जो प्रक्रिया है इसको हम दो चरणों में सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको सिखाने के लिए दो चरण का प्रयोग कर रहा हूं, दो तरीके बता रहा हूं आपको। देखिए, तरीके नहीं है, पहला क्या है कि द्विघात समीकरण। सबसे पहले समझिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। जिसमें चर की घात दो हो, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात दो हो। चर जो हम एक्स वाई जेड ए बी वगैरह वगैरह लेते हैं ना, उनकी घात दो। सपोज मैंने एक ऐसे समीकरण लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मैंने समीकरण लिख दिया। तो यहां हमारे चर की अधिकतम घात कितनी है, मैक्सिमम पावर देखी जाती है। अधिकतम घात कितनी है आप यहां देखेंगे, अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इतनी चीज क्लियर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज यहां से आपको मैं बता दूं कि अगर आपको बराबर में 0 ना दिया रहता, समझना अच्छे से, बराबर में 0 ना दिया रहता, इतना लिखा रहता, तो ये एक बहुपद है और कुछ नहीं है। ये समीकरण नहीं है इस टाइम पे, ये सिर्फ एक बहुपद है। और बहुपद के आपसे गुणनखंड करने के लिए बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं कि आप इस बहुपद के गुणनखंड करो, फैक्टर करो, फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको इसके सिर्फ और सिर्फ फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। लेकिन जब भी किसी बहुपद के बराबर में कुछ दे दिया जाता है, इक्वल में कुछ भी दे दिया जाए, जैसे यहां पे हमने 0 ले लिया, तो नाउ दिस बिकम्स अ इक्वेशन। अब ये एक समीकरण बन गया है। क्या बन गया है, एक समीकरण। यहां पे एक ये समीकरण बन गया है आपका। आपको इसको हल करना पड़ेगा और आपको मैं बता चुका हूं हल करने का मतलब होता है जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा चर है, उसकी वैल्यूज निकालना। ठीक है, और एक आपको हिंट दे दूं छोटी सी, किसी भी समीकरण पे घात के हिसाब से वैल्यू निकलती है हमेशा। अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसकी दो वैल्यू आएंगी। यहां पर x की दो वैल्यू आएंगी। आप कभी भी एक वैल्यू निकाल के रखे होगे। अगर समीकरण द्विघात है, समझो गलत कराया। अब अगर समीकरण पे एक घात होती, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया रहता, यहां समीकरण की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। x पे कोई पावर नहीं, मतलब पावर 1 होगा तभी तो यहां x होगा। 0 तो हो ही नहीं सकता, किसी भी नंबर की पावर 0 का मान हो जाता है 1। तो यहां पर x की पावर 1 है, यहां मैक्सिमम पावर हमारी 1 है, इसीलिए ये एक पदीय समीकरण है। यहां बहुपद नहीं है, यहां समीकरण है, क्योंकि बराबर में 0 लगा दिया मैंने। बराबर में 0 नहीं होता तो ये बहुपद होता। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या है और समीकरण क्या है, एक पदीय क्या होता है, दो पदीय क्या होता है। एक चीज और बता रहा था मैं आपको कि अगर पावर 2 है तो 2 आंसर आएंगे। अगर समीकरण को आप हल कर रहे हैं, पावर 2 है x की, मैक्सिमम पावर 2 है, तो आंसर आपके 2 आने वाले हैं। और अगर आपकी पावर 1 है तो आंसर आपका 1 आने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इतना अगर आपका क्लियर हो चुका है तो देखिए, आसपास आवाज आ रही है थोड़ी बहुत, तो प्लीज माफ करिएगा, है ना। अगर इतना क्लियर हो चुका है तो मैं आपको बताने जा रहा था कि हम इस समीकरण को दो चरणों में सीखेंगे। ठीक है, दो चरणों में इसको हल करना सीखेंगे। पहला तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका गुणनखंड करना सीखेंगे। ठीक है, इसके गुणनखंड
बाई चांस आपसे पूछ दिया गया कि गुणनखंड करके दिखाओ, तो क्यों ना हम एक तीर से दो निशाने मार लें, एक ही क्वेश्चन से दोनों चीजें करना सीख लें। करते हैं, चलिए आप साथ देंगे तो सब कुछ कर देंगे। देखिए पहला तो हमारा ये समीकरण है, तो इसमें पहले हम इसको इतना कंसीडर करें, अगर हम पहले इतना ले लें तो देखिए इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक बहुपद दिख रहा है हमें, इसके गुणनखंड कीजिए आप। और गुणनखंड करने का एक मेथड आपको मैंने बताया था कि आप हमेशा क्या करें, जो अचर पद है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ना कोई एक्स है ना कोई वाई है, ठीक है, एक ऐसा पद जो स्वतंत्र दिख रहा हो आपको, किसी भी एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई में ना हो, ठीक है, ए बी सी डी एक्स वाई इनके साथ ना हो, उसको अचर कहेंगे आप, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट बोला जाएगा। तो आप हमेशा इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। गुणांक समझे, ठीक, मैंने लिख दिया 3x², मैंने बोला भैया बताओ x² का गुणांक कितना है, आप तुरंत जवाब देंगे 3। गुणांक मतलब जिसका भी गुणांक पूछा जाए आप उसके गुणा में देख लो कितना लिखा है, कहां देख लें, गुणा में देख लें। तो यहां 3 लिखा है हमारे x² के गुणा में, तो x² का गुणांक हो गया 3। अब भाई आप बताओ ऊपर वाले सवाल में x² के गुणा में कितना लिखा हुआ है, तो x² के गुणा में यहां 1 लिखा है भाई, कितना लिखा है 1, तभी तो ये x² है, केवल एक का गुणा करने पर ही तो x² रहेगा। अगर यहाँ 2 रहता तो ये आपको साफ दिखता ना कि 2 है, ठीक है, यहां अगर 2 लगा रहता, मैंने तो 2 लगाई नहीं, सवाल तो ये है हमारा, तो इसमें आप निकालेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ तो 0 लग रहा है, हमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब 0, तो ऐसा नहीं है भाई, अगर यहाँ 0 होता तो क्या ये नंबर ऐसे लिखा रहता, ये तो 0 हो जाता, पूरा नंबर 0 हो जाता, यहाँ पे 1 है, कितना है 1, ठीक है। जब कोई गुणांक ना हो तो आप समझेंगे वहां गुणांक 1 है, जैसे कि जब कोई पावर ना हो तो हम समझते हैं कि क्या पावर है, 1 है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब प्रोसेस याद रखेंगे कि अचर पद का x² वाले पद के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई, तो 6 का गुणा, यहां गुणांक हम मान रहे हैं दिमाग में 1, कितना 1, कोई नहीं है मतलब 1, तो 6 का गुणा इस 1 में आ गया 6, कितना आ गया 6, ये सब रफ वर्क है, आप इसको उठा के अलग रफ पे लिख लो 6। अब इस 6 को ऐसे तोड़ दो गुणा में, इसके गुणनखंडों में, गुणनखंड मतलब वही होता है गुणा में तोड़ना, ठीक है, 6 को तोड़ दो तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, ये इसके गुणनखंड हो गए, एक 2 और एक 3। अब आप चेक कर लो इस चिन्ह के साथ, देखना भाई प्रोसेस याद रखनी है, अगर यहां चिन्ह इस अचर पद के आगे चिन्ह है प्लस, तो आप समझेंगे कि इन गुणनखंडों को जोड़ के बीच वाला पद आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां चिन्ह है माइनस, तो आप समझेंगे कि इनको घटा के बीच वाला चिन्ह आएगा, इनको घटा के। एक एक बात याद रखना, अगर इस अचर पद से पहले चिन्ह है प्लस तो यहां जोड़कर आना है, अगर इससे पहले है चिन्ह माइनस तो यहां इनको घटाकर आना है, किनको, इन गुणनखंडों को। और ये गुणनखंड एक्चुअल में है किसके, इस 6 और इसका गुणा करने के बाद जो नंबर मिला है 6, उसके 6 एकम 6 हो सकता है भाई, यहाँ पे 3 हो, तब 6 तिया 18 हो जाता। तो यही चीजें तो समझनी है हमें, एक और सवाल लेंगे उसमें पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी इतना समझो कि ये 6 का गुणा यहाँ के गुणनखंड 1 में, यहाँ के गुणांक 1 में, और आ गया हमारा 6 एकम 6। इस 6 को गुणनखंडों के रूप में तोड़ा, इसके गुणनखंडों के रूप में तोड़ा, फैक्टर किए इसके, तो 2 तिया 6 हो गए फैक्टर, सरल सवाल था, फैक्टर जल्दी हो जाते हैं। तो अब इन फैक्टरों को हमें यहां लिखना है, बीच वाला पद इन्हीं फैक्टर को जोड़ने या घटाने पर आएगा, तो अगर यहां चिन्ह जोड़ का है तो जोड़ने पर आएगा, अगर यहां चिन्ह घटाने का है तो घटाने पर आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर इतना क्लियर हो गया तो आप सवाल आधा सीख चुके हैं। यहां प्लस चिन्ह है, मतलब आप समझ गए इन दोनों को जोड़ के आएगा बीच वाला पद, तो जोड़ने पर क्या वाकई में सेम आ रहा है, ये बस आपको देख लेना है, जोड़ने पर क्या वाकई में सेम आ रहा है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, हाँ भैया 5 आ रहा है ना, तो बस कुछ ना करो, x² प्लस, देखो प्लस में 5 आ रहा है तो दोनों नंबर प्लस के ही तो होंगे, तभी तो जुड़ के 5 आएगा। बस ये कंसेप्ट ध्यान में रखो कि दोनों प्लस प्लस होते हैं तो जुड़ के भी प्लस का नंबर आता है, तो यहां पर हमारा जुड़ के प्लस का 5 कब आएगा, जब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, एक 3x प्लस 2x। अब आप कहेंगे ये दोनों यो क्यों लिख दिए भाई, इस 5x को इस 6 के गुणनखंडों के रूप में तोड़कर यहां लिख दिया।
इस 5x को बीच वाले पद को इस अचर पद के गुणनखंडों के रूप में तोड़कर यहां पर लिख दिया। अब आप ये एक बात और दिमाग में चल रही होगी कि सर आप ये कह रहे हो कि इस अचर पद के गुणनखंड के रूप में, लेकिन आपने तो इसका यहां पे गुणा किया था। तो भैया आप याद रखना कि गुणा करने के बाद जो आएगा उसी के गुणनखंड के रूप में रखना पड़ेगा आपको। गुणांक यहां 6 का और इसके गुणांक का, एक्स स्क्वायर के गुणांक का। बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें यहां पे भी कुछ दिया होगा आपको, तब आप कैसे करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूं कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो इस 6 का सीधा सीधा आप फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि होगा 6 एकम 6। जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हम 1 मान के चलते हैं और 1 का कोई इतना मतलब होता नहीं है, तो 6 एकम 6। क्लियर। अब देखिए भाई आपने क्या किया कि इसके गुणनखंडों के रूप में इस बीच वाले पद को तोड़कर लिख लिया। देखो अब ध्यान से एक बार चेक कर लेना कि प्लस प्लस प्लस, ठीक है, जुड़ के आ रहा है, दोनों चिन्ह दोनों नंबर जुड़ के प्लस 5x आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है। इतना कर लिया, हम गुणनखंड कर रहे हैं और साथ साथ समीकरण सॉल्व कर रहे हैं, तो बराबर में कितना है 0 लिख लिया। यहां से बच्चा क्या कॉमन, यहां से कॉमन x, अंदर क्या बचेगा। देखो भाई एक बार और क्लियर कर दूं कि जब भी कोई नंबर कॉमन लो तो जो बचा हुआ लिखो वो भाग देकर लिखो। जैसे यहां से x निकल गया तो इस x का इसमें भाग दे दो तो एक पावर कट गई, सिर्फ x बच गया। ठीक, यहां आप x का अगर भाग करेंगे तो x कट जाएगा, बचेगा क्या +3। अब भाई +3 ही आपको लास्ट के दोनों पदों से लाना है, x +3 ही लास्ट के दोनों पदों से लाना है, तो हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी और यही लिख लिया। अब देखा ये कैसे आएगा, तो भाई यहाँ x था, यहां से 2 निकल गया है, यहाँ 6 था, यहां से भी 2 निकल गया, तभी तो 3 आया, तो कुल मिलाकर 2 कॉमन आ गया यहाँ पे, तभी तो ये 2x + 3 दूनी 6। वापस हमने चेक करके देख लिया, हाँ सही कॉमन है, चिन्ह भी नहीं बदले हैं, तो यहाँ पर प्लस का 3 ही, ये प्लस का 2x ही कॉमन आएगा। चलिए अब यहां से x + 3 कॉमन ले लो, x + 2 बच गया यहाँ पे बराबर 0। देखिए इतना काम तो आप पहले से ही थोड़ा बहुत सीखे होंगे, ये काम तो आप पहले से ही कर लेते होंगे। इसके बाद समीकरण को हल कैसे करेंगे, आपके में समीकरण हल करने के लिए आया था, मैंने देखा था जो अभी पेपर जो आउट होके कैंसिल हुआ है उसमें। तो सिंपल सा है बेटा जी, एक बात बताओ, 2 नंबर एक ये गुणा होकर 0 हो रहे हैं, 2 नंबर गुणा होकर 0 हो रहे हैं। भाई 2 नंबर का गुणनफल कब 0 होता है, आप खुद सोचो। कोई भी 2 नंबर हो, क्या मैं यहाँ पे 2 और 3 को गुणा करके 0 कर सकता हूं, नहीं कर सकता, कैसे भी नहीं। देखो दोनों में से एक नंबर का 0 होना अति आवश्यक है, तभी 2 नंबर का गुणनफल 0 हो सकता है। तो हमने क्या माना, ये 2 नंबर का गुणनफल तब 0 होगा जब या तो ये 0 है या ये 0 है, या ये ब्रैकेट 0 या ये ब्रैकेट 0। तो हमने क्या कर लिया, एक बार उठा के इसको 0 के बराबर रख लिया। यहां से क्या मिला, +3 को उधर ले जाओ, -3 हो गया, आंसर आ गया। दूसरी बार में दूसरे ब्रैकेट को उठाकर 0 के बराबर रख लिया, यहां से क्या मिला, x बराबर -2, तो ये आंसर आ गया। तो भैया ये होता है समीकरण को हल करना। जब भी हल करने के लिए पूछा जाए आप ये मान निकाल के आएंगे कि x की देखिए 2 वैल्यू आ रही हैं। मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे पावर 2 है तो 2 वैल्यू, 3 है तो 3 वैल्यू, अगर पावर 1 है तो 1 वैल्यू। ठीक है, रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा 1 वैल्यू आती है, द्विघात समीकरण में हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं। देखो 2 वैल्यू आ रही है, एक -3 एक -2। आप चाहो तो अपना आंसर चेक कर लेना, ये वैल्यू उठाकर वापस यहां रख दो, 0 आ जाएगा गारंटेड। अगर आपका सवाल सही होगा, ये वैल्यू उठाकर वापस यहां रख दो, 0 आ जाएगा, क्योंकि बराबर में 0 था तो 0 ही आएगा। देखो दिखाता हूं कैसे आएगा। हमने -3 रख लिया x की जगह, तो x की जगह लिखा -3 का स्क्वायर, भाई x की जगह -3 रखा, +5 गुणा x था तो हमने -3 लिख दिया, चलिए +6 बराबर में 0 तो लाना ही है। तो देखो -3 का स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लिख लिया। भाई माइनस का स्क्वायर करते हो तो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस का 2 बार गुणा करोगे। ठीक है, अब देखो 5 तिया 15 और ये माइनस का, ये 5 प्लस का तो -15, प्लस माइनस माइनस +6। देखो 9 ऐसे कर लो, 9 6 15, ये दोनों प्लस के हैं, जुड़ गए 15 हो गए, और ये -15 बराबर आ गया 0। ऐसे ही आप x बराबर -2 रखेंगे तब भी 0 आएगा, गारंटीड 0 आएगा। तो ये होता है तरीका एक द्विघात समीकरण को हल करने का। और इसी में साथ साथ आपने क्या सीखा कि एक बहुपद के गुणनखंड करने का ये तरीका है। अगर बराबर में 0 नहीं दिया गया है तो इतना सवाल कर दो,
अगर बराबर में 0 नहीं दिया गया तो केवल गुणनखंड करने के लिए बोले हैं तो इतना कर दो, काम खत्म। ठीक है, ये गुणनखंड भी मैंने आपको सिखाया। एक और सवाल आपको बताऊंगा, आप देख लेना। देखो मैंने क्या बताया था कि इस चिन्ह से देखना कि गुणनखंडों को जोड़ना है अथवा घटाना है ना। और इस चिन्ह से ये देखना कि हम इनको कैसे रखें, कि अगर देखो जोड़ के 5x आ रहा है और प्लस का 5x आ रहा है तो दोनों नंबर प्लस के होंगे। ठीक है, कभी भी डाउट हो, मेरा नंबर आपको मैंने दिया हुआ है, बहुत से लोग जानते हैं, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कभी भी डाउट हो। ठीक है, यहाँ कोई माइनस वाइनस नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही निशान लगा दिए थे। एक और सवाल बताऊंगा आपको, मजेदार सा, देखिए बताता हूं। ठीक है, उसमें करेंगे हम थोड़ा सा और डिस्कस इस चीज को। अभी ये प्लस 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 चिन्ह था ना, तो आपने एकदम सीधा 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 कर दिया। अभी एक माइनस माइनस चिन्ह आएगा ना, तो अब आप सीधा 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 करके दिखाना तब मुझे। ठीक है, चलो एक बढ़िया सा सवाल लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए बेशक, लेकिन क्लियर हो जाए सब कुछ। ठीक है, एक ही सवाल में, एक दो सवाल में ही सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। एक हमारा सवाल यहाँ पे मैंने लिया x² माइनस 10x प्लस 24। अब आपको क्या करना है, इनके फैक्टर करने हैं, केवल क्या करने हैं, केवल फैक्टर, केवल गुणनखंड करने हैं। ठीक है, बाद में इसको हल कर लेंगे, चलिए पहले गुणनखंड करते हैं। हल करने में क्या जाता है, दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रख लेना है हमें, अगर बराबर में 0 दिया रहे तो। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले इसके गुणनखंड करना सीखते हैं। एक बार और, आपको क्या बोला था, इसका गुणांक कुछ नहीं दिया गया मतलब 1 मान सकते हो, और इस 1 को थोड़ा सा दिमाग में मानो तो ज्यादा बेहतर है, अपने दिमाग के अंदर कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, सोचा है हमने। हमें क्या करना है, इस अचर पद का, कांस्टेंट वैल्यू का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई। 24 से कम 24, तो देखिए जब भी कुछ नहीं इसका यहाँ पे गुणांक में कुछ ना हो जब, तो सीधा सीधा इसके फैक्टर कर लिया करो, सी वाले के। ठीक है, सी वाला क्यों बोल रहा हूं, इसका जो मेन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये अचर पद, c मतलब कांस्टेंट। देखिए इसके साथ a लगा हुआ है, x के साथ b लगा है, उसके साथ कोई x वैक्स नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो वो सीधा सीधा कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम 24 के गुणनखंड करके देखते हैं। और आपको क्या बोला था, इस चिन्ह को देखो, प्लस का चिन्ह है, मतलब गुणनखंडों को जोड़कर ये चीज आएगी, गुणनखंडों को जोड़कर ये चीज आएगी। 10x कब आएगा, जब गुणनखंडों को जोड़ देंगे। तो पहले हम गुणनखंड करते हैं, आपको जोड़कर 10 लाना है, तो आप उन गुणनखंडों को उठाओ जिनको जोड़कर हम 10 कर सकें। सारे नहीं लेने हैं, उन गुणनखंडों को ले लो। 24 को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ दो कि जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए। और जोड़ना हमने कहां से सीखा, इस चिन्ह को देखा। अगर ये माइनस का चिन्ह होता तो उनको घटाने पर लाते हम फिर। ठीक है, ये चिन्ह प्लस का है, इसलिए जोड़कर हम 10 लाएंगे। तो हमने क्या क्या उठा लिए, देखो आप, इसके गुणनखंड कर दिए हमने, 6 चौके 24, 6 चौके 24, इसी को तो तोड़ा है। और 6 और 4 को जोड़ो भैया, कितना होता है, 10 होता है। वेरी गुड, बहुत इजीली निकाल लिया आपने। चलिए, आप सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या करें हमने सीखा कि x², भाई यहां फंसेगा मामला, देखना थोड़ा सा, यही तो समझने वाली चीज है। यहां लगा हुआ माइनस, आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24। तो ये तो हो गया x²। अगर हम इसको वापस 10x के रूप में लिखें तो ये तो प्लस 10x हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर तो सवाल में माइनस 10x था। तो हम क्या करेंगे, आप बताओ थोड़ा सा क्या करें। देखो हमें 10x लाना है माइनस का, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 10x लाना है माइनस का, जोड़ना भी है और माइनस का भी लाना है। अच्छी बात है ना, जोड़ना भी है और माइनस का भी लाना है। तो भाई माइनस और माइनस का नंबर जोड़ के प्लस हो जाता है। जैसे लिखा हो -2 -3 क्या हो जाता है, -5। तो दोनों नंबर माइनस में हो तो जुड़ जाएंगे और माइनस भी आ जाएगा। कितनी अच्छी बात, हमने क्या कर लिया, दोनों नंबर माइनस के ही रख लिए। चलो, -6x -4x। देखो आपको यहाँ पे तोड़ ओड़ के कुछ नहीं लिखना है, मैं सीधा लिखना सिखा रहा हूं। देखो इसके गुणनखंड ये हैं और इनको यहां पे लिखो, इसको तोड़ के 10x को, मिडिल टर्म को, बीच वाले पद को, मध्य पद को, इसको क्या लिखा हमने, जोड़ के रूप में लिख दिया। अब आप कहेंगे सर जोड़ कहीं तो घटाना, भैया ये जोड़ है, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और माइनस में आंसर आ जाएगा 10x। ठीक है, तो उसको तोड़ के ऐसे लिख लिया हमने, प्लस में रह गया 24। अब इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं, ये तो रफ वर्क है। प्लस में रह गया 24, कॉमन लेने की शुरुआत होती है यहां से, x कॉमन लिया, x -6 रह गया। देख लो ध्यान से, आपको इधर भी x -6 ही लाना है। तो ध्यान से देखो थोड़ा सा, इस पद को और इस पद को चेक कर लिया करो। यहां प्लस है, यहां माइनस आ रहा है, मतलब चिन्ह कॉमन कौन सा आएगा। जब भी चिन्ह बदले तो आप समझ जाओ कि माइनस चिन्ह कॉमन आ रहा है, बाहर चिन्ह कौन सा आ रहा है, माइनस। अब आप सीधा सीधा उठा के कॉमन ले लो,
कितना आ रहा है कॉमन, यहाँ से x के पास से 4 निकल गया, देख लो सॉल्व करके, यहाँ से 4 निकला है तभी तो यहाँ पे 6 बचा, 4 छिंग 24, 6 बच गया। x माइनस 6 कॉमन, x माइनस 4 कॉमन, बन गए आपके गुणनखंड। x माइनस 6 कॉमन बच गया, कॉमन आ गया तो x माइनस 4 बचा, ठीक है, हो गए गुणनखंड यहाँ पे। अब दोस्तों एक बात आपको बताऊं, अगर सवाल में बराबर में 0 दे देता तो आप क्या करते, तो आपसे कह देता कि भैया इनको हल करो, तो ये कहता हल करो, ये नहीं कहता गुणनखंड करो। तो हल करने पर आप क्या करते, वहीं से उठा के इसको भी क्या कर लो 0 के बराबर, एक लाइन खींचो, इधर उसको उठाकर क्या कर लो 0 के बराबर, यहां से आप -6 को उधर ले जाएंगे तो +6, x की एक वैल्यू ये आ गई, ऐसे ही इधर आ जाएगी +4, तो आपके पास x के 2 मान आ गए, आप यहां छोड़ के आ सकते हैं, उसको साफ साफ दिख रहा है, आपने x की दोनों वैल्यू निकाल के दिखा दी, जो चेक करेगा उसको दिखेगा। ठीक है, तो ये तरीका है इनको हल करने का। जहां भी प्रॉब्लम आए पूछ सकते हो आप मुझे। एक सवाल और बताऊंगा जहां इसका गुणांक भी हो, तब क्या करेंगे, ठीक है, तब तक मैं देख लेता हूं वीडियो चलती है कि नहीं। चलिए वीडियो तो चल रही है, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है ना, बीच में बंद हो जाती है, थोड़ा स्टोरेज प्रॉब्लम जब हो जाता है फोन में तो बंद हो जाती है। भाई देखो, एक वीडियो में हम 3 सवाल करें, लेकिन करें ऐसे कि आपके दिमाग में एकदम बस जाए वो सवाल, ठीक है। एक मजेदार सा सवाल, भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है, आजा 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 आजा, बहुत अच्छी बात है, आजा आजा आजा। चलो बुलाते हैं सवाल को, आ रहा है धीरे 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 धीरे, आ गया, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को हल करके दिखाइए आप लोग। आपके पास यहां पर 2 मिनट का टाइम है, लेकिन मैं 2 मिनट तक वीडियो तो रोकूंगा नहीं, तो प्लीज वीडियो को आप पॉज करके पहले आंसर दे दें कि इसमें x की वैल्यूज क्या निकल के आएंगी, जो 2 वैल्यू होंगी, 2 होंगी क्योंकि x स्क्वायर लगा हुआ है। तो प्लीज 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 अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट में पहले इसका आंसर बताएं, क्या 2 वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है। फिर मैं करना शुरू करता हूं। चलिए 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, पॉज करने का टाइम देता हूं 5 सेकंड का सिर्फ। 1 2 3 4 5। अब दोस्तों जिन्होंने पॉज की है, वीडियो को पुश किया है, कैसे बोलते हैं, जो जो आप लैंग्वेज बोलते हो उसमें, वीडियो को रोका है बीच में, वो लोग कमेंट में आंसर दें, बाकी सारे लोग देखें, ठीक है। बाकी लोग देखें कि इसको कैसे हल करेंगे। आपको मैंने क्या बताया, इसका और इसका गुणा कर लो। यहां देखो हमें गुणांक मिल गया ना, अभी तक नहीं था हमारे पास, अब 2 है यहां पर, तो 3 दूनी 6। अब हमें इस 6 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि इस चिन्ह को देखो, जोड़ने पर प्लस लगाए, जोड़ने पर 7 आना चाहिए और वो भी माइनस का, जोड़ने पर 7 आना चाहिए वो भी माइनस का। तो चलो देखते हैं 6 के ऐसे गुणनखंड, 6 एकम 6 और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7। कितना सरलता से मिल रहे हैं ना, बहुत अच्छे सवाल लिए मैंने, छोटे छोटे से छोटे छोटे नुनी नुनी से छोटे छोटे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर। अब भाई 6 और 1 को ऐसे जोड़ो कि माइनस का 7 आ जाए, तो आप क्या लिख दो -6x माइनस x। अब ये -x क्यों लिखा सर, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 को यहां दिखाना कितना जरूरी है आप बताओ। यहां अगर आप करोगे फन x तो बात तो वही है x, ठीक है, +3 बराबर 0। क्या कॉमन, तो भैया 2x कॉमन, क्या बचा x -3 बचा, यहां से 2 निकल गया है, यहां से x भी निकल गया, 2 तिया 6, भाग दे के लिख दो, जो क्वोशिएंट आता है, जो भागफल आता है, 2 तिया 6, यानी कि 3 बार भाग जाएगा यहां, तो 3 बच गया। माइनस x -3 ही रहना चाहिए हर हालत में, ये जो आया है यही यहां आना चाहिए। कैसे आएगा देख लो, यहां चिन्ह प्लस, यहां चिन्ह माइनस, मतलब माइनस चिन्ह बाहर गया। ये मैंने पहले से ही माइनस लगा के गलती कर दी थोड़ी सी, आप नहीं लगाएंगे। देखो यहां देखा करो लास्ट वाली टर्म्स को, ये प्लस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह है, चिन्ह बदल गया। बदलता कब है, जब माइनस चिन्ह बाहर आ जाए। प्लस चिन्ह बाहर आने पर कुछ नहीं बदलता, ठीक है। प्लस का अंदर गुणा कर दो ब्रैकेट में, तब भी वही संख्या आती है। प्लस को आप कॉमन ले लो, तब भी वही संख्या आती है। माइनस का जब ब्रैकेट में गुणा करोगे तब चिन्ह बदलता है, माइनस को ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लोगे तब भी चिन्ह बदलता है। तो यहां हमने माइनस को ब्रैकेट से बाहर ले लिया तो चिन्ह बदल गया, यानी अब थोड़ा सा हम सही कर रहे हैं। देखो बेटा जी, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 1 कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है।
सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, इतना होने के बाद सीधा सीधा देखो कि ये नंबर दोनों में कॉमन है, x माइनस 3 दोनों में कॉमन है। बचेगा क्या, यहाँ पे 2x रह गया, ये तो निकल ही गया पूरा, तो 2x माइनस यहाँ पे 1 रह गया, ये पूरा निकल चुका है, बराबर में 0। ठीक है, अब आपको हल करने थे तो आप x माइनस 3 बराबर 0 ले सकते हैं, x बराबर 3 आ जाएगा। 2x माइनस 1 बराबर 0 ले सकते हैं, यहां से निकल के आएगा 2x माइनस 1 को उधर ले जाओ तो +1 और x बराबर निकालेंगे तो 1/2। ये आपके दो आंसर आएंगे, एक ये एक ये। ठीक है, अगर आपके यही आंसर आए थे तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से इनको सीखे हैं। ठीक है, क्या किया आपने, बहुत अच्छे से इन सवालों को सीखा है। चलिए क्या करें, आपको इनका आंसर भी दिखाएं चेक करके। अच्छा, ये वैल्यू इसमें रख के देख लो, ये वैल्यू x बराबर 3 निकला, यहां रख के देखें, 2 गुणा 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है ना तो सिर्फ 3 का स्क्वायर, माइनस 7 गुणा x है तो 3 कर दिया भैया हमने। ठीक है, प्लस 3 बराबर में 0 आ रहा है तो ये भी मान 0 आना चाहिए, तो 2 गुणा 3 त्रिका 9 माइनस 7 या 21 प्लस 3, 9 दूनी 18 माइनस 21 प्लस 3, 18 में से 21 घटा दो, मतलब 21 में से 18 घटा दो, उल्टा कर दो, माइनस में आंसर आ जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 आ गया 0। दूसरा मान रख के आप ट्राई करोगे 0 ही आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि इन सवालों से आप कुछ सीखे होंगे। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप कहीं से भी नेट से आप जाके डालिए कि एक्सरसाइज ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे करके आप इंटरनेट पे सर्च करो, आपको वर्कशीट मिलेगी विद एग्जांपल्स मिलेंगे बहुत सारे। आप उनको देख देख के भी सीख सकते हो। सीखने की ना अंदर से एक चाहत होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तो आप कुछ भी सीख सकते हो। तो ऐसे करके आप इंटरनेट पे ढूंढो, बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज मिलती है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, झन्नाटे से आएंगे सारे क्वेश्चन आपको। चलिए दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो में कराए गए सारे सवाल समझ में आए होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंस अगेन जय हिंद।